मुबीन मंजिल पे एक अजीब सी सोगवारियत छाई थी। माला जा रही थी और मोहित इससे बहस कर करके थक चुका था। माँ ने बहस नहीं की थी, उन्होंने इसे इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो दुखी थी। इस वक्त वो कशमाला के बेड के किनारे बैठी थी। इसका बैग बेड पे रखा था और वो इसमें आखिरी चंद चीज़ें डाल रही थी। सर झुका था और बाल कस के पौनी में बांधे हुए थे। तुम वाकई इस्लामाबाद जा रही हो बेटे? इनकी आवाज़ में टूटी उम्मीद की किरचियाँ थीं। माँ, मैं फ़ैसला नहीं बदलूँगी। आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना, वो संजीदगी से कहते हुए जिप चढ़ा रही थी। चेहरा सपाट था। कम अज़ कम ज़हीर के रेस्टोरेंट में मुझे मेरे काम से पहचाना जाएगा, ना कि मेरे चेहरे के दानों से। वो एक छोटी औरत की छोटी बात थी। इसकी वजह से तुम हर किसी को रद्द कर दोगी क्या? अब तुम्हारे अब्बू की कज़न रशीदा ने भी तुम्हारा रिश्ता मांगा है। इनका बेटा बहुत अच्छा। माँ प्लीज़। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने हाथ उठा के इनको देखा तो आंखें गीली थीं। अब आप मुझे किसी का रिश्ता नहीं बताएंगी, कम अज़ कम कुछ अरसे तक नहीं। मैंने नहीं करनी शादी। चंद लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर माला ने बैग रखा और उनके साथ बेड पे आके बैठी। दोनों के पाँव ज़मीन को छू रहे थे और रुख दीवार की तरफ था। आपने कहा था पौधा अपने बीज का वफादार होता है, इसे पूरे कद का दरख्त बनना होता है। मुझे भी बनना है माँ। मुझे अपने आप पे काम करना है पहले, अपने कम्प्लेक्सेस पे, अपनी ख्वाहिशात पे, जिनको मैंने शादी के लिए छोड़ रखा था। फिर इसने पीछे रखे सामान में से एक डब्बा उठाया और उनके सामने किया। माँ ने डब्बे का ढक्कन हटाया तो अंदर सफ़ेद और सिल्वर हील्स थीं। वो नासमझी से इसे देखे गई। ज़हीर ने मुझे एडवांस सैलरी दी है और ये मैंने इससे खरीदी है। मैं अपनी स्किन की ट्रीटमेंट भी शुरू करूँगी, लेकिन इस कमाई से जो मैं खुद कमाऊँगी। मैंने अपनी ख्वाहिशात शादी के लिए छोड़ रखे थे। जब शादी होगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन नहीं माँ, शादी ख्वाब पूरे करने के लिए नहीं की जाती। मुझे जो करना है खुद करना है, अपने लिए करना है। माँ ने ताजुब से इस हील्स को देखा। ये सिर्फ जूते हैं माला, ये इंसान कभी भी खरीद सकता है। नहीं माँ, ये सिर्फ जूते नहीं हैं, ये मेरी बहुत सी ख्वाहिशात की अलामत है, जिनको मैंने किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़ रखा था। वो आएगा तो ये पूरी होंगी, और इसीलिए मुझे दुख ज़्यादा हुआ है। मैंने अब किसी इंसान से ये तवक्का नहीं लगानी कि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करेगा। मैं खुद अपने लिए काफ़ी बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मत रोकें। इसने गीली आंखों के साथ कहते हुए माँ का हाथ थामा। आज इनका हाथ गर्म था। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा। इनके कंधे झुके हुए और आवाज़ पस्त थी। फिर वो घुटने पे हाथ रख के उठ खड़ी हुई। मैं साथ ले जाने के लिए लंच पैक करवाती हूँ। मामू से बात हो गई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ करवा दिया। उन्होंने अपना गर्म हाथ इसके हाथ से निकाल लिया था। इसका दिल कट के रह गया। इनका हाथ क्यों गर्म था? क्या इनको बुखार था? क्या इसे पूछना चाहिए? क्या इसे मुड़ के देखना चाहिए? क्या वो नमक का मुजस्मा बनने का खतरा मोल ले सकती थी? शायद नहीं। इसने गर्म हाथों को जहन से झटक दिया। इस वक्त इसे खुद को सबसे ऊपर रखना था। वो वापस बैग की तरफ आई और अपनी चीज़ें अंदर डालने लगी। इस वक्त अपने लिए इसे दिल सख्त करना था। वो एक छोटे बागीचे वाला सरमई घर था, जिसका दरवाज़ा स्याह था। इसके आगे 3 जीने बने थे। माहिर फरीद इस वक्त इस स्याह दरवाजे के सामने खड़ा था। इसने वही लिबास पहन रखा था जो कतर जाते वक्त और वापस आते वक्त पहना था। साफ मालूम होता था कि वो एयरपोर्ट से सीधा यहीं आया है। बदीकत इसने दरवाजे पे लगी घंटी बजाई, फिर हाथ नीचे गिरा दिया। हल्क में आंखों का गोला सा उभरा, जिसे इसने नीचे धकेल दिया। फिर मुड़ के छोटे से लॉन को देखा। इसका ख्याल नहीं रखा जाता था। पौधे उजड़े पुजड़े थे, बाढ़ टूटी हुई थी। माली हालात बुरे थे या मालिक मकान को घर का ख्याल नहीं था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो आहिस्ता से पलटा। इसे पहले राबील के जूते नज़र आए। फिर इसने निगाह उठाई। वो घुंघराले बालों वाली औरत इसके सामने खड़ी थी, इसकी माँ। राबील के चेहरे पे शौक उभरा, फिर लब मुस्कुराहट में ढले। बेयकीनी, खुशी, माहिर। वो कमज़ोर हो गई थी, आंखों तले हल्के थे और जैसे घड़े भी। मेकअप से बेरिया चेहरा, बंधे बाल, मलगजा लिबास। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा। इसके बाप के साथ वो जब होती थी तो सारी सोसाइटी इन पे रश करती थी। वो 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ पहनती थी, डिज़ाइनर्स वेयर और खूबसूरत जूते। इसे जूतों का शौक़ अपनी माँ से मिला था। और अब ये औरत कौन थी? इसकी परछाई। मैं हलाल से मिलने आया हूँ।
वो बाएं तरफ चेहरा मोड़ के देखने लगा। अभी इसके जख्म नहीं भरे थे, अभी माँ को देखना बहुत मुश्किल था। मगर राबील का जोश मान नहीं पड़ा। उन्होंने मुस्कुरा के सर हिलाया। अंदर आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। राबील के चेहरे की जोत मध्यम हुई, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार थी। मैं हलाल को भेजती हूँ। वो अंदर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो भागती हुई चौखट में आई। इसने जीन्स पे सफ़ेद टॉप पहन रखा था और लंबे बाल शानों पे बिखरे थे। भूरी आंखों में हैरत से ज़्यादा खुशी थी। आप? वो धीरे से पंजों के बल बैठा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हंस के एकदम इसके गले लग गई। वो इसके लिए तैयार नहीं था। ऑकवर्ड। फिर इसने आस्था से हाथ हलाल की कमर पे रखे और इसे हौले से थपका। इसकी ज़िंदगी एक लम्हे में मुकम्मल हो गई थी। वो मुस्कुरा के इससे अलग हुई। आप एक दिन में ही वापस आ गए? मेरी मर्ज़ी। वो मुस्कुराया। फिर जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो छोटी सी डिबिया थी जिस पर रिबन बंधा था। हलाल ने इसे इसके हाथ से झपटा और तेज़ी से रिबन की गिरा खोली। कागज़ की पैकिंग नीचे गिर गई। अंदर एक शीशे के जार वाली सेंटेड कैंडल थी। बीरबल ने कहा था कि तुम्हें सेंटेड कैंडल्स पसंद हैं। हलाल ने ढक्कन खोल के इसे सूंघा। स्ट्रॉबेरी, आई लव इट। फिर रुक के पूछने लगी, क्या आपको भी सेंटेड कैंडल्स पसंद है? इसी ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसे सिर्फ सिगार के फ्लेवर्स की खुशबुओं की पहचान थी। मैं सोच रहा था कल मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर लूँ और हम लंच करने चलें। ये आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन इसे कहीं से इब्तिदा करनी थी। मगर मैं स्कूल नहीं जाती। वो चौंका। अबरू इकट्ठे हुए। अभी तक? मेरे पापा मुझे होम स्कूलिंग करवाते हैं। वो गौर से देखने लगा। कुछ बहुत अजीब था इस बात में, कुछ चौंका देने वाला। तुम्हारे पास कोई फ़ोन या आईपैड वगैरह है जहाँ मैं तुमसे बात कर सकूं? इसने लहरे को सरसरी सा बनाया। अलबत्ता छठी हिस्स कोई अलार्म दे रही थी। हलाल ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरे पापा मुझे कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने देते। तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता? वो बेयकीन था। लंदन के बच्चे तो बड़ों से ज़्यादा माहिर होते थे। फिर हलाल का बाप ये पाबंदियाँ क्यों लगा रहा था? नहीं, हलाल ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया। अगर तुम कभी खो गई तो किसी को कॉल कैसे करोगी? माहिर। आवाज़ पे वो चौंका। फिर एकदम सारे जिस्म के असाब तन गए। शमस अंदर से चला आ रहा था। माहिर उठ खड़ा हुआ, धीरे से हलाल का सर थपका। तुम अंदर जाओ, मैं कल तुम्हें घर से पिक कर लूँगा। वो अंदर भाग गई और शमस बाहर आया। वो माहिर को देख के हैरान भी हुआ था और खुश भी। माहिर, अंदर आओ ना, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। शमस नीचे उतर आया। अब वो दोनों जीनों के सामने खड़े थे। माहिर ने हाथ बढ़ा के दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अंदर जाती आवाज़ों का रास्ता रुक जाए। माहिर, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि, वो कहने लगा, लेकिन माहिर फरीद के सामने आया और इसकी बात काटी। अब मेरी बात गौर से सुनो। वो इसकी आंखों में देख के कह रहा था, वल्लाह तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। कब, कैसे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी माँ पे हाथ उठाया तो तुम्हारी मौत का दिन बहुत करीब आ जाएगा, याद रखना। शमस के चेहरे पे शौक उभरा। लम्हे भर के लिए वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। माहिर, तुम्हें, वो हिलाया, किसी ने गलत बताया है। ऐसा, मैं बीरबल नहीं हूँ जिसे तुम शीशे में उतार सकते हो। मैं माहिर हूँ और अब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उंगली उठा के वो इसे तनबीह कर रहा था, इसलिए यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। इसने उंगली उठा के तनबीह की। शमस जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। माहिर फिर मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता अपनी कार की तरफ चला गया। इसे कहीं से तो इब्तिदा करनी थी। इबाद और माही के बेडरूम की बत्ती मध्यम थी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। इसकी आंखें रोने के बायस गुलाबी हो रही थी और वो टिशू से बार बार नाक रगड़ रही थी। इबाद बेड के किनारे सर झुकाए बैठा था। इसके एक बाजू पे प्लस्तर बंधा था। ये सब इस मनहूस एयरपोर्ट की वजह से हुआ है, वो रोते हुए कह रही थी। मैं वहाँ इतनी देर ना रुकती, इतना स्ट्रेस ना लेती तो मेरा बच्चा ना खोता। शायद इस सब में मेरा कसूर है। वो सर झुकाए शिकस्त होरदा सा लग रहा था। मेरा इस दिन एक्सीडेंट ना होता और मैं तुमसे राब्ता ना खोता तो तुम इतना स्ट्रेस ना लेती। माही ने घुटनों पे सर रख दिया। अभी उन्होंने किसी को नहीं बताया था, माँ और माला को भी नहीं। अब देखना, सब कहेंगे माही को इस कंडीशन में क्या ज़रूरत थी सफ़र करने की। सब मुझे इल्ज़ाम देंगे। कोई नहीं मानेगा कि डॉक्टर ने मुझे इजाज़त दी थी।
दफ्तर में वो चौंकी। कुछ याद आया, वो सीधी हुई और आंसू साफ किए। इबाद, इस आदमी को कॉल की थी? मैंने इसे मैसेज छोड़ा था, इसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, मैंने की थी। इसने कहा कि वो एयरलाइन से रिफ़ंड करवा लेगा। इसको एयरलाइन कैसे रिफ़ंड करेगी? इसको तो मेरा सीट नंबर या पासपोर्ट नंबर भी नहीं मालूम। इसने कुछ भी देखे बगैर सिर्फ पेमेंट की थी और कुछ नहीं कहा। इसने कहा था यही कि जब तुम्हारी बीवी ट्रैवल कर रही हो तो तुम अपना फ़ोन ऑन रखा करो। ये बात सख्त बज़मज़ा हुआ। वो जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी हल्का सा मुस्कुराई। तुमने इसे बताया नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? इसने मौका ही नहीं दिया। मुझे लापरवाही का ताना देकर फ़ोन बंद कर दिया। शायद वो पैसे लेना ही नहीं चाहता। अजीब आदमी था, मेहरबान आदमी था। माही ने तस्दीक की। वो 1 in 50 नहीं था, क्योंकि वो इनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। इसे इस रोज़ यकीन हो चला था कि वो इससे फिर कभी नहीं मिलेगी। कासम फरीद के ऑफिस टेबल पे बहुत से कागज़ बिखरे थे। काफ़ी के चंद खाली कप भी रखे थे। वो टाई ढीली किए आस्तीन ऊपर चढ़ाए काम में गर्क दिखाई देता था। हल्की सी दस्तक के बाद मालिक अंदर दाखिल हुआ तो इसे ताज्जुब से देखा। तुम किसी नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो? वो सामने कुर्सी खींच के बैठा। माहिर ने सर उठा के इसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मालिक इस मुस्कुराहट को पहचानता था। तुम्हें याद है हमने ये बिज़नेस एम्पायर कैसे खड़ी की थी? तुम्हारे अब्बा और मैंने कतर की रियल एस्टेट बैरून मुल्क बेचना शुरू की थी। हाँ, और इस वक्त की टाइमिंग ने हमारी मदद की थी। हमने एक अपार्टमेंट से शुरू करके एक वक्त में पूरी इमारतें महंगे दामों बेची थी। लेकिन आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमारा काम बहुत सुस्त हो चुका है। किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कोई खुद ब्रोकर बन चुका है। इसलिए मैं इस काम को बंद करना चाहता हूँ। मालिक के चेहरे पे बेयकीनी उभरी। क्या कह रहे हो? हम कब तक लंदन के लोगों को कतरी रियल एस्टेट बेचते रहेंगे? क्यों ना हम इसके उलट करें, यानी हम कतर के लोगों को लंदन की रियल एस्टेट बेचें। मालिक को चंद लम्हे लगे शौक से बाहर आने में। लंदन की रियल एस्टेट बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। इसने एक नक्शा इसके सामने रखा, फिर कलम से एक जगह इशारा किया। मैं वेस्ट एंड में फिर नाइट्सबुर्ज और बिलग्रेविया की पुरानी और थकी हुई प्रॉपर्टीज खरीदूंगा। ये 1800 से 2000 पाउंड फी मरबा मीटर के हिसाब से मिल जाएंगी। वो इसको समझा रहा था। मैं हर घर पे फी मरबा मीटर 200 से 300 पाउंड्स का खर्चा करके इसको रेनोवेट करूंगा। मालिक ने जहन में जमा तफरीक की। यानी तुम्हें प्रॉपर्टी 2200 से 2300 पाउंड्स फी मरबा मीटर की पड़ेगी और ये करीबन 3000 पाउंड्स पे फ़रोख्त हो जाएगी। लेकिन लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि लंदन की हाई एंड प्रॉपर्टीज़ इस वक्त 3200 पाउंड फी मरबा मीटर पे फ़रोख्त हो रही हैं। हम मार्केट से 200 पाउंड सस्ते में फ़रोख्त करेंगे ताकि हमारी कतरी क्लाइंट्स भी खुश हों और हम भी पैसा बनाएं। मालिक चंद लम्हे इसकी बात पे गौर करता रहा, लेकिन वो मुतासर नहीं नज़र आता था। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं, तुम इनमें ऐसा क्या करोगे जो ये महंगे दामों फ़रोख्त हो जाएं? वो धीरे से मुस्कुराया। इस रोज़ मुझे एयरपोर्ट पे एक लड़की मिली थी। इसने मुझे एक बात कही थी, हर तब्दीली के पीछे एक कहानी होती है। मैं हर पुराने घर की कहानी निकालूंगा और फिर इस घर को इसमें रहने वाली कदीम इंग्लिश फैमिलीज़ की रवायात और इक़्तिदार को सामने रखते हुए रेनोवेट किया जाएगा। मुझे सिर्फ वो कहानी बेचनी है जो इस घर के साथ जुड़ी होगी। हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। वो कदरे गैर मुतमिन नज़र आता था। फिर इसने पहलू बदला। वैसे तुम किस लड़की के साथ आजकल डिनर पे जाते हो? वो चौंका और नासमझी से मालिक को देखा। लड़की? अच्छा वो, इसे तो वो भूल ही गया था। मुझे बीरबल ने किसी से मिलवाया था। हाँ मुझे मालूम है, इसको शम्स ने ही इससे मिलवाया होगा। मालिक ने लहजा सरसरी बना लिया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो। एक मिनट, वो चौंका। सारी रियल एस्टेट, सारे नक्शे से भूल गए। शम्स कहाँ से आ गया दरमान में? इसकी दुखती रग पे हाथ पड़ा था। ओह, मालिक ने हैरत से इसे देखा। तुम्हें बीरबल ने नहीं बताया कि वो लड़की शम्स के फैमिली फ्रेंड्स में से है? और वो एकदम से उठा, सारा खून चेहरे में सिमट आया था। इसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाते हुए तेज़ी से बालकनी की तरफ चला गया। शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो फ़ोन कान से लगाए गुस्से से बात कर रहा था। वो यकीनन बीरबल को करी करी सुना रहा था और बीरबल आगे से इस बात से इनकारी होगा क्योंकि ये सच नहीं था। लेकिन मालिक ने कह दिया था तो माहिर ने मान लिया था।
وہ اپنے باپ کے بھائی پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ مالک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف تھی، اس کی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ یہ آخری بار ہے، میں اسے دوبارہ دھوکہ نہیں دوں گا، اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے خود سے کیا وعدہ دہرایا۔ اگلے چند دن شمس پہ بہت بھاری گزرے تھے۔ وہ ماہر کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ حلال کو لینے آتا تو وہ کہیں غائب ہو جاتا، سرکار سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آج جیسے ہی رابطہ ہوا، شمس فوراً سے فون لیے گھر سے باہر آ گیا۔ کیا فائدہ ہوا مجھے اس سب کا سرکار، ماہر میرے بہت قریب آ گیا ہے۔ شمس سڑک کنارے ایک سنگی بینچ پہ بیٹھا ناخوشی سے کہہ رہا تھا۔ یہی تو تم چاہتے تھے کہ وہ تم لوگوں سے تعلقات درست کر لے، اب کیا مسئلہ ہے؟ سرکار نے اکتا کے پوچھا۔ مجھے کمپنی میں شراکت داری چاہیے، نہ کہ ماہر کی اپنے گھر میں مداخلت۔ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکوں گا۔ چھوٹے بھائی کو جیسے رام کیا ہے اسے بھی کر لو۔ وہ تو باپ کی توجہ سے محروم بیوقوف لڑکا ہے، ماہر ایسا نہیں ہے۔ اسی نے مجھے برسوں پہلے ملازمت سے نکالا تھا، وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ شمس کی حالت کسی ایسے نشئی کے جیسی ہو رہی تھی جسے اپنے نشے کی ڈوز نہ مل رہی ہو۔ بے چین، مضطرب ہوں۔ سرکار نے ہنکارا بھرا۔ مجھے کچھ اور بتاؤ اس ماہر کے بارے میں۔ کیا بتاؤں؟ شمس چڑ گیا۔ ماں، دادا، دادی، سب کا نام تو دے دیا، سارا شجرہ تو ہے تمہارے پاس، اپنے موکلات سے پتہ کروا لو۔ ان موکلوں کو اتنی عقل ہوتی تو یہ انسان نہ بن جاتے۔ سرکار نے چھوٹا سا کہکا لگایا۔ انسانوں والی بات بتاؤ شمس، ماہر فرید کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ شمس ٹھہر گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کا غصہ، وہ بہت جلدی بھڑک اٹھتا ہے۔ جب سے اس کی ماں نے اسے چھوڑا ہے یہ تب سے ہے۔ بہت ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا پیسہ، بلکہ نہیں، اعتبار۔ اس نے تن سے ماہر کے الفاظ دہرائے۔ واللہ ماہر فرید پہ ہر کوئی اعتبار کرتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ سرکار کی آنکھیں چمکی۔ اور اگر سب ماہر فرید پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمس ہکا بکا رہ گیا۔ ہم اس پہ یہیں سے حملہ کریں گے، کچھ عرصے کی بات ہے، اور پھر ماہر فرید پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، بس تم دیکھتے جاؤ۔ شمس ٹھہر کے سننے لگا۔ اس کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اسلام آباد کے اس کھنڈر جیسے ریسٹورنٹ میں اس وقت رینوویشن کا کام جاری تھا۔ ہر طرف مٹی اور سیمنٹ کے ڈھیر تھے، کہیں پینٹ والے لگے تھے، کہیں بجلی کا کام ہو رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے ہر حصے کو اکھاڑا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے اپنی میز کرسی بچھائی ہوئی تھی۔ اور اس وقت وہ ایک امریکی پوسٹل سروس کا پارسل کھول رہی تھی جو اسے ماہی نے بھیجا تھا۔ اندر ایک نوٹ بھی تھا۔ نہ جانے ماہی نے اسے میسج یا ای میل کرنے کی بجائے نوٹ کیوں بھیجا تھا۔ وہ تعجب سے اسے پڑھنے لگی۔ مالا، میں تمہارے لیے خوش ہوں کیونکہ تم نے اپنی زندگی خود بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم غلط ہو۔ ماہی کا ہاتھ پڑھ کے اس نے پارسل میں موجود دوسری چیز نکالی۔ وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جو ببل ریپ میں لپٹ رہا تھا۔ لیکن غلط میں بھی نہیں ہوں۔ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی، لیکن میں کیریئر نہیں بناؤں گی کیونکہ مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ مالا کینچی سے ببل ریپ کو کاٹنے لگی۔ میں اپنا گھر بناؤں گی۔ ایک بچہ کھو دیا تو کیا ہوا؟ میں دوبارہ کوشش کروں گی۔ مجھے گھر اور بچوں کا شوق ہے اور میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ ببل ریپ الگ ہوا تو اندر سے ایک پیکٹ نکلا، بیجوں کا پیکٹ۔ مالا نے چمپے سے انہیں اوپر اٹھا کے دیکھا۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں۔ شادی کرنا اور نہ کرنا عورت کی اپنی چوائس ہونی چاہیے۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارا دل چاہے، لیکن اس سب میں تمہیں ماں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ پیکٹ کو اوپر اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس میں سے منعکس ہو رہی تھی۔ مالا مسکرا دی۔ جب تم وہاں سے آئی تھی تو انہیں 3-4 دن بخار رہا تھا، لیکن انہوں نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اب باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا گملہ تھا جس کی مٹی کو وہ چمچ سے اوپر نیچے کر رہی تھی۔ تمہارے آنے کے 6 دن بعد ماں کی برتھ ڈے تھی۔ تم نے ان کو 1 ہفتے بعد وش کیا۔ جانتی ہوں تم مصروف ہو، لیکن امید کرتی ہوں کہ تم اس سب میں خود کو نہیں کھو دو گی، بلکہ ایک بہتر انسان بن کے نکلو گی۔ مٹی نرم ہو چکی تھی۔ وہ بیجوں کو مٹی میں چھڑکنے لگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں تمہیں ایک تحفہ بھیج رہی ہوں۔ یہ بیج مجھے ایئرپورٹ میں ملنے والے ایک مہربان انسان نے دیے تھے۔ یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا
वो अमीर आदमी जिसने मेरा टिकट पे किया था। माला मुस्कुराते हुए बीजों के ऊपर मिट्टी डाल रही थी। वो धीरे धीरे छुपते जा रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने चंद नए पौधे लगाए हैं। मैं जानती हूँ वो इन पौधों में तुम्हें ढूंढेंगी। इसने बोतल से ज़रा सा पानी मिट्टी पे डाला और इसको हल्का सा नम किया। तुम भी बीजों को दबा देना और इनमें अपना आप ढूंढना। इसने गमले को अपने ऑफिस की खिड़की में रख दिया। वो हर सुबह इसमें से उगने वाले कॉम्पलों का इंतज़ार करेगी। फिर इसने सोचा कि माँ को कॉल करे। ना जाने इस वक्त इनके हाथ गर्म होंगे या ठंडे, लेकिन इसी वक्त कॉन्ट्रैक्टर इसे बुलाने चला आया। वो फ़ोन गमले के पास छोड़ के बाहर चली गई। दफ्तर इसका फ़ोन थरथराने लगा। माँ कॉलिंग, लेकिन वो दूर जा चुकी थी। गमले के अंदर दफन बीज खामोशी से फ़ोन की थरथराहट सुनने लगे। 5 साल बाद मौजूदा दिन। कशमाला ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में बैठी थी। जॉगर्स वाला बॉक्स इसकी गोद में था। इसका चेहरा अभी तक गीला था, अलबत्ता इसकी जिल्द बेदाग थी और बाल लंबे थे। 5 बरस गुजर चुके थे। ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी और बहुत कुछ पीछे रह गया था। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो माँ लाउंज में अकेली बैठी थी। व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो ऊँगने लगी थी। वो चुपचाप इनके साथ जाके बैठ गई और धीरे से इनके हाथ अपने हाथों में लिए। वो ठंडे थे। मेरी प्यारी माँ। वो गीली आंखों से इन्हें देखे गई। मैं अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत साल ज़ाया कर दिए, अब नहीं। वो इनको देखते हुए बुड़बुड़ा रही थी। वो गर्दन तिरछी किए सो रही थी। मालिक का लाहौर वाला अपार्टमेंट वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। वो इसमें दाखिल हुआ तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। माहिर ने बत्ती नहीं जलाई। छोटे छोटे कदम उठाता वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी तक आया। वहाँ से रोशनियों से जगमगाता सारा शहर नजर आता था। इसने जेब से लाइटर निकाला और खिड़की किनारे रखी एक मोमबत्ती के धागे को शोला दिखाया। स्ट्रॉबेरी, हलाल की पसंदीदा। फिर इसने पैर छोटी मेज़ पे रख लिए और टेक लगाए बाहर देखने लगा। खिड़की के शीशे पे इसका अक्स भी दिखाई दे रहा था। हल्की बड़ी शेव वाला मर्द। क्या वो वही था जो 5 बरस पहले होता था, या वो बदल गया था? हर तब्दीली की एक कहानी होती है। तब माहिर फ्रीद का सब एतबार करते थे और अब वो तलखी से मुस्कुराया। अब माहिर फ्रीद का कोई एतबार नहीं करता था। कशमाला मुबीन भी नहीं। तभी इसका मोबाइल बजने लगा। इसे कोफ्त हुई। वो इस वक्त बीरबल की बकवास नहीं सुन सकता था। उकता के मोबाइल निकाला तो तासरात बदले। 1 in 50 कॉलिंग। इसने कॉल मौसूल की। माही का चेहरा स्क्रीन पे उभरा। ये इस लड़की से कहीं मैच्योर और समझदार लड़की का चेहरा था जो इसे 5 बरस पहले दोहा के एयरपोर्ट पे मिली थी। और इसके बाद भी वो एक दफ़ा इससे मिला था। इसे माही और अपनी दूसरी मुलाकात भी याद थी। आपने मैसेज किया था कि आप माला से मिलने पाकिस्तान आए हैं। वो तशवीश से इसे देखते हुए बोली। हाँ, मैं मिला था तुम्हारी बहन से। और इसने अल्फाज ढूंढने चाहे, लेकिन वो हमेशा की तरह तेज़ी से बात काट के बोली। तभी इसने ज़ियाद से शादी से इनकार किया है। मैं कहूँ इसे एकदम हो क्या गया है? माहिर फ्रीद तेज़ी से सीधा हुआ। इसने ज़ियाद से शादी से इनकार कर दिया।